दोस्तों, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम अमन है। वो मुझे अपनी एक पुरानी कहानी सुनाने लगा जो कि उसने अपनी जिंदगी के एक अजीब फेस में महसूस की थी। अमन काफी इंटेलिजेंट लड़का था जो कि अपने करियर और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हर वक्त नए तरीके और अपने में लगा रहता था। एक रात उसने अपनी मुझे कहानी सुनाई जो कि आज भी मेरे जहन में बसी हुई है। बात उस समय की है जब अमन अपने काम के लिए एक आईटी कंपनी में काम कर रहा था। उसकी शिफ्ट की टाइमिंग कुछ इस प्रकार थी, शाम के 7:30 से सुबह के 3:30 तक। एक दिन ऑफिस छूटने के बाद जब वो घर जा रहा था तो अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके आसपास का माहौल पूरी तरह से खाली था, ऐसा कि मानो कि जैसे कि सब कुछ अधूरा हो। अमन को लगा कि शायद कोई पीछा कर रहा है, लेकिन उसने इसको बस इमेजिनेशन का हिस्सा समझकर इग्नोर कर दिया। पर दोस्तों, जब वो अपने घर के पास पहुंचा तब उसका दिल कुछ ज्यादा ही तेज धड़क रहा था। उसे लगा कि कोई ऐसी चीज है जो उसके साथ साथ चल रही है। इसके बीतने के कुछ 3-4 दिन बाद अमन को ज्यादा अच्छा नहीं लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद वो किसी एनर्जी को महसूस कर रहा है। उसने ठीक अपने माता पिता को यह बात बताई तो वो भी चिंतित हो गए। फिर अमन ने डिसाइड किया कि वो अपनी जॉब छोड़ देगा और किसी और काम की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा। कुछ ही महीने बीते थे, उसे एक जॉब और मिल गई। इस बार उसकी जॉब एक सेल्स जॉब थी। इसमें भी उसकी रात की शिफ्ट ही थी। एक दिन की बात है जब वो ऑफिस में अकेला था और सब कलीग्स छुट्टी पर थे, तब उसने बहुत कुछ अजीब महसूस किया। पूरे ऑफिस में एक शोर था, लेकिन उसका दिल एकदम समझ नहीं पा रहा था। खैर, नींद लगने के कारण वो अपने मैनेजर के कैबिन में बैठकर सो गया। कुछ ही 10-15 मिनट के बाद उसे महसूस हुआ कि शायद उसके सीने पर कोई हैवी चीज बैठी हुई है। उसने अपने दिल की धड़कन को समझने की कोशिश की, लेकिन वो चीज उसके मुंह में कुछ डाल रही थी। उस वक्त अमन ने बहुत मुश्किल से अपने आप को जगाया। उसने देखा कि उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो उस वक्त इतना डर गया कि जल्दी से अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने सीधा अपने माँ बाप को इस बारे में बताया। माँ बाप ने उससे कहा कि ये कुछ ज्यादा हो गया है अमन, तुम्हें किसी स्पेशलिस्ट या किसी अलीम के पास जाना चाहिए। दोस्तों, उसके 1 महीने बाद अमन को दुबई में काम मिल गया और जब वो दुबई गया तो सब कुछ एकदम नॉर्मल दिख रहा था। लेकिन वो अभी तक समझ नहीं पाया कि जो आत्मा उसके साथ थी वो किसकी रूह थी। कुछ तो ऐसा था जिसे वो समझ नहीं पाया। खैर, कुछ समय के बाद अमन के डैडी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई। उनको हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ा और वो वेंटिलेटर पर थे। अमन के दादा के एक दोस्त जो कि आलिम थे, उन्होंने अमन से कहा कि ये जो रूह उसके साथ थी वो आपके दादा की जान लेने आई थी। अमन को यह सुनकर काफी घबराहट हुई। उस वक्त वो अपने दादा के साथ था। उन अंकल ने कुछ झाड़ फूक करके उसके पिताजी को ठीक कर दिया। फिर अमन ने सोचा कि शायद जो कुछ हो रहा है उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। इसी के कुछ दिनों बाद वो रूह अमन के घर वापस आई, लेकिन इस बार उसने अमन की बहन के अंदर घुसकर कहा कि अब मैं तेरी सबसे प्यारी चीज को तुझसे दूर करने वाली हूं। दूसरी तरफ अमन के दादा हॉस्पिटल से घर आ गए और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन अमन को समझ आया कि जो कुछ भी हो रहा है वो बस पुरानी और बुराइयों की वजह से था जिसे उसने गलती से चैलेंज किया था। अमन के लिए ये एक बहुत बड़ा लेसन था। उसने कहा, कभी किसी चीज को इग्नोर मत करो और जो चीजें तुम्हें अजीब लगती है उन हर चीज का कोई रीजन होता है। हमें हमेशा समझदारी से हर चीज का सामना करना चाहिए। दोस्तों, आज भी अमन इस कहानी को याद करता है तो हमेशा कहता है कि इन चीजों को चैलेंज मत करो, क्योंकि हमारी मॉडर्न दुनिया में कभी कुछ पुरानी और समझदार चीजें अपने रास्ते पर आकर हमारा सामना करती है। दोस्तों, मेरे दोस्त की कहानी गहराई में चली गई थी। जिस समय वो दुबई गया था उसने सोचा कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसका रूटीन अच्छा हो गया तो अचानक से पुरानी कहानी जो कि वही रूह फिर से वापस उसकी जिंदगी में आ गई। लेकिन इस बार कुछ और ही इंटेंस हो गया था। सच कहूं तो अमन को काफी वक्त गुजर गया था। उसकी जिंदगी अपने काम और शहर में एडजस्ट करने के लिए काफी बिजी हो चुकी थी। पर एक दिन उसने अपने घर वापस जाकर अपने पुराने दोस्तों से बात की। उन्होंने बताया कि वो रूह उससे वापस मिलने आई थी, पर उस वक्त अमन ने इसे बस इल्यूजन समझा, क्योंकि उसने अपने दिमाग को समझाया था कि ये सब कुछ उसका जहनी उतार चढ़ाव है जो शायद उसने कभी महसूस किया था। लेकिन दोस्तों, एक रात जब अमन अपने रूम में अकेला बैठा था, वो उस वक्त अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। तभी उसे एक अजीब सी फीलिंग हुई। उसने देखा कि शायद कोई उसके आसपास है, पर उस वक्त उसने अपने आप को संभालते हुए उस फीलिंग को इग्नोर कर दिया। फिर रात के कुछ वक्त के बाद उसने अपने रूम की लाइट्स बंद की और आंखों को बंद करके सो गया। आंख बंद करने के कुछ देर बाद उसे अपने चेहरे पर कोई ठंडी हवा सी महसूस हुई। उसने ठीक जैसे ही अपनी आंखें खोली तो पाया कि कोई भटकती रूह उसके रूम में थी। दोस्तों, अमन का मन भर गया था और उसने अपने दिमाग में वो पुरानी बातें याद की कि किस तरह से वो रूह उसके साथ थी।
इस बार अमन ने सोचा कि ये रूह उसका पीछा कर रही है, शायद इस बार वो कुछ और बड़ा ना कर डाले। उस वक्त अजीब सी हवा चल रही थी। अमन को समझ में आने लगा था कि ये कोई मासूम रूह नहीं बल्कि कुछ भयानक चीज थी। उसने ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताई। उन्होंने अमन से कहा कि अगर कुछ भी ऐसा है तो तुरंत हमारे पास आ जाना, हम तेरा साथ देंगे। दोस्तों, अमन ने अपनी फैमिली वालों से बात की और इस बारे में डीपली समझाया। उन्होंने अमन से कहा कि जो अंकल आलिम थे उनसे मदद लेनी होगी। इसके बाद आलिम ने अमन से कहा कि ये रूह तेरी जिंदगी में वैसे ही आ गई थी जैसे किसी पुरानी बात का बदला लेना चाहती हो। अब इसको तुम अपने अंदर से निकालने की कोशिश करना। दोस्तों, जब अमन ने पूरी कहानी याद की तो उसने अपनी गलती को समझा। उसने उस रूह को समझाने की कोशिश की और उसके बाद से वो रूह फिर कभी उसकी जिंदगी में नहीं आई। अमन ने अपनी पुरानी जिंदगी और मॉडर्न दुनिया के बीच का फर्क समझा। उसने डिसाइड किया कि कभी भी किसी भी चीज को हल्की नजर से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर आपको पता नहीं होता कि जो कुछ आपके साथ हो रहा होता है उसकी असली वजह क्या हो सकती है। दोस्तों, इस कहानी के बाद अमन की जिंदगी का पर्सपेक्टिव बदल गया है। उसने ये समझा कि हम जो सोचते हैं वो हर वक्त सही नहीं होता और कभी कभी हम जो चीजें समझते हैं उसका अपना एक गहरा मतलब होता है। दोस्तों, इस कहानी के जरिए वो अपने हर दोस्तों को बताता है ताकि कभी भी किसी को गलत चीजों का सामना ना करना पड़े। बस ये कहानी हमें ये सीख देती है कि जिंदगी का अपना एक वक्त होता है और जब तक हम अपने पास्ट को समझकर आगे नहीं बढ़ते तब तक फ्यूचर को समझने में नाकाम रहते हैं। साथियों, ये कहानी एकदम सच्ची है, क्योंकि मैंने पूरे 2022 से लेकर 2024 तक इस गंदी रूह का सामना किया है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी अमन जी की कहानी। हालांकि इन्होंने ऐसी क्या गलती की वो तो मेंशन नहीं किया, पर आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अंशिका त्रिपाठी है। यह कहानी मेरे ऊपर है। मैं उत्तर प्रदेश बहराइच जिले की रहने वाली हूँ। यह घटना तब की है जब मैं 12वीं कक्षा में थी। दोस्तों, एक चार्ली का गेम होता है, उसे मैंने ऑनलाइन देखा था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। सच कहूँ तो मुझे लगा कि गलत है, लेकिन स्कूल में मैंने एक जूनियर को यह गेम खेलते हुए देखा। मेरा मन हुआ कि मैं भी खेलूं। वाकई में उस समय पेंसिल मूव कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस गेम को घर में भी खेलूंगी, पता करूंगी कि ये कितना सच है या नहीं। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, आज भी उस समय को सोचती हूँ तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। सच कहूँ तो मुझे विश्वास नहीं था, मैं मजाक समझती थी, लेकिन एक गेम से मुझे हकीकत का पता चला। सच कहूँ तो हर चीज मजाक नहीं होती और हर चीज खेल में नहीं होती, इसका भी मुझे पता चला। खैर, यह हादसा मेरे साथ कुछ इस प्रकार हुआ। उस दिन मैंने उस गेम को घर आकर खेला। मैंने देखा कि पेंसिल मूव नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं जहां गेम खेल रही थी वहां पर मेरी चाची और दादी भी बैठी हुई थी। उस वक्त मेरी छोटी बहन रोटी बना रही थी। चाची ने कहा कि गैस जल रही है, अगर यहाँ आएगी तो मैं मारूंगी। हम लोग मजाक कर रहे थे, क्योंकि मुझे लगा ये मजाक हो रहा है। मैंने तो बिल्कुल मजाक ही समझा, लेकिन कई बार ट्राई करने के बाद पेंसिल मूव नहीं कर रही थी। उसके बाद हम लोगों ने कम से कम 1 घंटा ऐसा किया, जब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। फिर क्या था, हमने बंद कर दिया। मैंने कहा कि ये सब कुछ बेकार है। मुझे आज भी याद है, सोमवार का दिन था। उस दिन हम लोग शाम का दिया जलाने से मंदिर गए आंटी के साथ, पर पता नहीं क्या हुआ, मैं उस दिन मंदिर में खड़ी नहीं हो पा रही थी। हमारे यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है और हम वहीं पर गए थे। न जाने क्यों मैं ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। मेरे पैर में बहुत दर्द होने लगा, उल्टे पाँव में। हालांकि जब मैं गेम खेल रही थी तो मैं सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। उस वक्त मेरा एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे था, मतलब लेफ्ट पैर नीचे और राइट पैर ऊपर। खैर, रात हुई और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात होती गई मेरा डर बढ़ता गया। अचानक ऐसा लगने लगा कि मानो कोई मुझे देख रहा है। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मुझे कोई बुला रहा है। उसी वक्त मेरा पैर दोबारा दुखने लगा और जब मैं रात को करीब 1 से 1:30 बजे वॉशरूम करने के लिए उठी, उस वक्त भी मेरे पैर में दर्द हो रहा था। जब मैंने ठीक चलने की कोशिश की तो पाया कि मेरा लेफ्ट वाला पैर पूरी तरह से टेढ़ा हो गया था। मैं चल भी नहीं पा रही थी। कुछ ही पल में मैं दर्द के मारे रोने लगी। उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सबको लगा मैं ज्यादा चलती हूँ, इस वजह से दर्द हो रहा होगा। क्या करती, मैं चुपचाप आकर लेट गई। दोस्तों, सच कहती हूँ, मैं उस रात इतना डर गई, क्योंकि मैं जैसे ही सोने की कोशिश करती तो मानो कोई मेरे कानों पर आकर बोलता, गेम खेलो। कई बार तो मेरे सपने में पूरा गेम आता। मैं बहुत परेशान हो गई। वो रात मेरे लिए बहुत डरावनी थी। मैं उस रात का वाकया आज भी नहीं भूल पाती। खैर, जैसे तैसे सुबह हुई और मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद धीरे धीरे मेरा पैर का दर्द कम होता गया, लेकिन रात होते ही
दोबारा दर्द शुरू हो गया। बाकी दोस्तों मेरे बाबा हैं, वो इन सब के बारे में जानते हैं, तांत्रिक क्रिया यही सब। आपको बता दूं कि हम लोग पंडित हैं। बाबा ने कहा कि दादी से इसका उतारा करवाओ। दोस्तों धीरे धीरे मेरा पैर ठीक हो गया। अब मेरा पैर नहीं दुख रहा था, चाहे मैं जितना मर्जी चलूं। लेकिन जैसे ही मैं मंदिर में जाती तो खड़ी नहीं हो पाती। मंदिर में न जाने क्यों मेरे पैर में दर्द होने लगता, इतना दर्द कि पूरा पैर अकड़ जाता। दोस्तों मेरी एक आदत है, मैं हर मंगलवार को मंदिर जाती हूँ हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए। बाबा ने मुझसे कहा कि तुमने अपने पैर पे काला धागा बांधा है, एक काम करो मैं तुम्हें धागा देता हूं। दोस्तों बाबा ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर उस धागे को अभिमंत्रित करके फूका और मुझे दिया। उसको पहनने के बाद अब मेरे पैर में दर्द नहीं होता। लेकिन दोस्तों आज भी कभी कभी मैं वो सब सोचकर बहुत डर जाती हूँ। मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज कभी भी इसको खेल मत समझना। इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं ये बहुत ही अननेचुरल होती है। बस इतना मानती हूँ कि अगर भगवान है तो ये भी है। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों ये थी अंशिका त्रिपाठी की कहानी। हालांकि इनके साथ जो कुछ भी हुआ, क्या आप इस गेम के बारे में जानते हैं और कितने लोगों के साथ हल्का सा भी अननेचुरल हुआ हो, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम अजय यादव है, मैं गढ़वाल श्रीनगर में रहता हूं। आपको याद होगा इससे पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी जो कि मुझे मेरी मौसी ने सुनाई थी, और ठीक मौसी ने मुझे एक कहानी और सुनाई जो कि मेरे नाना जी के साथ घटी थी। मुझे उम्मीद है आपको उस कहानी की तरह यह कहानी भी बहुत पसंद आएगी। तो कहानी इस प्रकार है। दोस्तों गढ़वाल में बगवान से 7 या 8 किलोमीटर दूर मेरी नानी का गांव है, और ठीक नानी के गांव से एक गांव और पड़ता है जिसका नाम जक्षिण है। वो भी करीब 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप तो जानते ही हैं कि पहले के समय में रोडें नहीं हुआ करती थी, लोगों को 10-10, 12-12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। हालांकि अब 100 में से 60% उत्तराखंड में रोडों का विकास हो चुका है। पर खैर बात दरअसल ये है कि मेरे नाना जी को उस गांव में एक रिश्तेदार के वहां जाना था। वो ठीक अपने घर से अकेले ही पैदल निकल पड़े। उस वक्त दिन का समय था और पूरा रास्ता पैदल पार करना था। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सफेद कपड़ों में एक इंसान दिखाई दिया। पहले तो नाना ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बार बार उनकी नजर उस पर जाती तो नाना पाते कि उसकी हाइट बढ़ती जा रही थी। पर यह देखकर नाना जी डरे नहीं। वो बात और है कि मेरे नाना के ऊपर देवता नहीं आते, लेकिन वो इन चीजों से डरते नहीं थे। वो समझ चुके थे कि ये शायद कोई भूत या छलावा है। यही सोचकर वो लगातार आगे की ओर चलते रहे। दोस्तों यहाँ इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि वो छलावा कभी नाना के पीछे चलता तो कभी अचानक से आगे आ जाता। कई बार चुपचाप कंधे पर हाथ रखता और कई बार उनका पैर पकड़ने की कोशिश करता। और तो और थोड़ी ही देर में वो अचानक से भीड़ भी बन गया। पर नाना अपनी ही धुन में चलते रहे। फिर आगे जाकर उसने काली बकरी का रूप ले लिया। पर क्या करता, नाना एकदम निडर थे। दूसरी तरफ उसने नाना को परेशान करने की सारी टेक्निक अपनाई, यहां तक कि उल्लू का रूप लेकर उनके सर के ऊपर भी उड़ने लगा। अब आगे का रास्ता यही कोई 2-2.5 किलोमीटर का बचा था। उस वक्त नाना जी भांग पीते थे, जिसे शहर में गांजा कहते हैं, लेकिन गांव वाले उसे भांग या अत्तर बोलते हैं। नाना जी चुपचाप आराम से एक पत्थर पर बैठे और आराम से अपनी चिलम बनाई। उसी वक्त छलावा ने नाना जी से कहा कि कम से कम एक बीड़ी ही पिला दे, लेकिन नाना ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने चुपचाप दम भरी और आगे की ओर बढ़ते चले गए। कुछ ही देर बाद जब नाना ने देखा कि गांव आने वाला है, उसी वक्त उनकी नजरें पास के एक मंदिर पर भी पड़ी, जिसे देखकर नाना जी ने हाथ जोड़े। दोस्तों वाकई में वो मंदिर को पार करते ही नाना को पीछे से आवाज आई कि अब मैं यहां से आगे नहीं आ सकता, मेरे लिए खतरा है। बस इतना जान ले कि आज तू बच गया। मैंने तुझे बहुत डराया, लेकिन तू नहीं डरा। याद रखना, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद दोस्तों उसने वहीं नाना जी का साथ छोड़ दिया। लेकिन अब क्या, आगे जो हुआ उसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि उत्तराखंड में देवताओं का वास हकीकत में होता है। क्योंकि नाना जब गांव पहुंचे तो वहां पर एक लेडीज थी। उन पर अचानक से देवता आ गए। वो कहने लगी कि तेरे साथ कोई और भी था, उसने कई सारे रूप लिए, मगर तू नहीं डरा। अब दोस्तों आप ही सोचिए, उस लेडीज को कैसे पता, जबकि वो तो वहां थी भी नहीं। शायद अब आप समझ सकते हो कि उस छलावे ने आगे आने से मना क्यों किया होगा। याद करो, उसने कहा था कि मैं इससे आगे नहीं आ सकता, इससे आगे देवताओं का स्थान है। और दोस्तों ठीक वहां पर जिस देवता का मंदिर था, वही देवता उन लेडीज पर आते थे।
खैर, उन लेडीज ने नाना जी को विभूति लगाई ताकि इसके बाद नाना जी के साथ ऐसा कुछ ना हो। साथ ही आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, उस विभूति में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि इसके बाद वापसी में नाना जी को कुछ भी नहीं हुआ। बाकी मैं आपको इसके बाद और कहानियां भेजता रहूंगा जो कि अब मेरी नानी की है। और ठीक इससे पहले वाली कहानी में मैंने आपको बताया था कि उनके अंदर बहुत ही भयंकर देवता आते हैं। मैं उनकी कहानी भी जल्दी ही शेयर करूंगा। साथ ही एक कहानी और भी भेजूंगा जो कि हॉरर तो नहीं है पर देवताओं की है। पर आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी अजय यादव जी की कहानी। इन्होंने इससे पहले जो कहानी भेजी थी वो वाकई लाजवाब थी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप उस कहानी को जरूर सुनें। कहानी के अंत में मैं उस कहानी का लिंक जरूर डालूंगा, तो उसे एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। साथ ही इनकी कहानी से रिलेटेड मेरे पास एक छोटा सा किस्सा और है जो कि इस प्रकार है। मेरा नाम सूरज है। ये कहानी मेरे माँ के ताऊ की है। एक बार की बात है, ताऊ रोज रात को खेतों पर जाते थे। ठंड का महीना था। उन्होंने बताया कि मैं खेतों पर गया था। मैंने खेत के पास आग जलाई थी। मैं ठीक आराम से आग सेक रहा था। उसी वक्त एक आदमी मेरे पास आया। मैं ठीक आग सेक रहा था, तभी मेरे पास एक आदमी आया और मुझसे बीड़ी मांगने लगा। दोस्तों, उस वक्त ताऊ को ऐसा लगा कि शायद ये पानी वाला शैतान है, क्योंकि उसकी आवाज ऐसे आ रही थी जैसे लोग नाक बंद करके बोलते हैं। वो भी ठीक वैसे ही बोल रहा था। ऐसे करते करते वो रोज बीड़ी पीना चाहता। हालांकि वो एक बीड़ी पीता और चुपचाप चला जाता, लेकिन कहीं ना कहीं ताऊ उससे परेशान हो चुके थे। इस परेशानी से तंग आकर उन्होंने एक रात उसके आने से पहले एक ईंट को आग में गर्म करके रख दिया। और ठीक जब वो आया और उसने बीड़ी मांगी तो ताऊ ने उसको बीड़ी भी दी। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, वो जैसे ही उस ईंट के ऊपर बैठा तो अचानक से जल गया। इसके बाद वो कभी भी ताऊ को नजर नहीं आया। बस यही था छोटा सा किस्सा। मुझे उम्मीद है कि सर मेरे इस छोटे से किस्से को आपको जरूर सुनाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, यह था छोटा सा किस्सा, पर जैसा भी था आपको मजा जरूर आया होगा। अब ठीक ले चलता हूं अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आरिफ है। मैंने पहले भी आपको अपने बारे में बताया था। नहीं मालूम तो फिर से थोड़ा सा बता देता हूं। आप मुझे एक तरह का तांत्रिक भी कह सकते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने सारे एक्सपीरियंस धीरे धीरे शेयर करता हूं। सबसे बड़ी बात, मैंने इस चीज की तालीम भी ली हुई है, जिसके बारे में सर ने चैनल पर मेरी स्टोरी ऑलरेडी डाली हुई है। चाहे तो आप उसे सुन सकते हैं। कहानी का नाम है साधना एक्सपीरियंस। मैं उम्मीद करूंगा कि कहानी के अंत में आपको उसका लिंक जरूर मिल जाएगा। खैर, एक बार एक शख्स मेरे पास आया। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, और तो और उस वक्त मेरे वालिद साहिब भी घर पे नहीं थे। इसी के चलते मैंने उसमें दम वगैरह डाला। मैंने ठीक जैसे ही सलाम दुआ किया तो मैंने उससे पूछा, तब उसने बताया कि हम इसको मारने के लिए आए हैं। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें इसके ऊपर किसने भेजा है। सामने से जवाब मिला कि ये मत पूछो किसने भेजा है, वैसे भी हमारी तादाद बहुत ज्यादा है। मैंने उस आत्मा से पूछा, किसको मानती हो? उसने कहा, काल भैरव को मानती हूं। मैंने दोबारा उससे सवाल किया कि किसको छोड़ा है इसके ऊपर, काल भैरव को या किसको? उसने कहा, काल भैरव को छोड़ा है। मैंने दोबारा पूछा कि कौन है वो शख्स जिसने छोड़ा है? कहने लगी, हम नहीं बता सकते वरना हम मारे जाएंगे। मैंने कहा, कितनी तादाद है तुम लोगों की? सामने से जवाब मिला कि हम 3 औरतें हैं, डायन हैं हम लोग। अब बातें बहुत हो चुकी थी। मैंने कहा, ठीक है, तुम लोगों को जाना है कि नहीं? वो कहने लगी कि अगर हम जाएंगे तो मारे जाएंगे। बस फिर क्या था। इसके बाद मैंने अपने मुवक्किल को बुलाया और कहा कि बाबा जी, इन्हें कैद करो। बाबा ने फौरन ही उन्हें कैद कर लिया। और ठीक जब उनका शरीर खाली होने लगा तो उसके ठीक पीछे से बाबा जी की सवारी भी आई, काल भैरव बाबा जी की। उन्होंने जैसे ही सवारी दी तो मैंने पूछा, कौन है आप? वैसे पहचान तो मैं गया था, लेकिन फिर भी मैंने पूछ लिया। उन्होंने बताया कि हम काल भैरव हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी बड़ी शक्ति है, तांत्रिक शक्ति, सात्विक भी, यकीन नहीं होता आप इस बंदे के पास कैसे आए? उन्होंने मुझसे कहा कि उस इंसान ने कब्रिस्तान में जाकर साधना की थी, जो कि किसी इंसान के मृत शरीर के ऊपर बैठकर की जाती है। सारी क्रियाएं करने के बाद मुर्दे में सवारी आती है काल भैरव की। और ठीक उस शख्स ने कई आत्माओं को पकड़ा हुआ था। मैंने उनसे पूछा, कौन था वो शख्स? उन्होंने बताया कि वो एक काफिर है जो अपने दायरा इस्लाम से निकल चुका है। उसने 11 बंदों का कत्ल किया है। इसके बाद मैंने कहा, ठीक है, हम इस पर पलटवार तो नहीं कर सकते, लेकिन इसकी साधना को खराब जरूर कर सकते हैं। इन सब चीजों के बाद मैंने बाबा से कहा और हमने पढ़ाई वगैरह शुरू की। बाबा ने जो भी उसके अंदर था सब कुछ अच्छी तरीके से बाहर किया। आप यकीन करें, उस बंदे ने 11 बंदों को ऐसी क्रियाएं करके मारा और 12वां नंबर इस बच्चे का था। उसे ठीक 41 दिन का दावा किया गया था कि इसके बाद ये मर जाएगा। उस पर कई सारी चीजें छोड़ी गई, जिन्न चुड़ैल,
कई सारी शक्तियां, लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का, वो बंदा अब ठीक है। बाकी आप हर बार कहानियां सुनते हैं, कई बार सुनते हैं किसी के ऊपर कोई काला जादू कर देता है या फिर किसी पर कुछ साए लग जाते हैं, तो आखिर उन्हें ठीक कैसे किया जाता है, ये उस दौरान की बातें हैं। उम्मीद है आपको ये किस्सा जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी आरिफ जी की कहानी। ये एक तरह से इन सब चीजों की पढ़ाई कर रहे हैं। इन्होंने भी कई साधनाएं की हैं। अगर आपने इनकी पिछली कहानी नहीं सुनी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे एक बार जरूर सुने, तो शायद आपको इस कहानी के बारे में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लोग इन चीजों की पढ़ाई करते हैं, तब जाकर उन्हें ये शक्तियां मालूम होती हैं। बाकी उम्मीद करूंगा आपको ये यूनिक कहानियां जरूर पसंद आई होगी। बस यूं ही प्यार देते रहें। मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच से भरी कुछ रहस्यमय कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।